हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म RK हैप क्लासेस पर। तो दोस्तों, अपने इस संवाद की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप लोगों को एक ऐसी दिव्यात्मा से मिलवाऊंगा जो कि इस समय चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे समाज का कल्याण कर रहे हैं और हमारे बीच में आज उपस्थित भी हुए हैं। आज हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ में आदरणीय श्री शिव कुमार तिवारी जी भी मौजूद हैं, जो कि जयश्री फाउंडेशन के संरक्षक हैं। इस चर्चा में हमारी सहायता करने वाले हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी उज्ज्वल जी। परहित सरिस धर्म ने भाई, इस स्लोगन को आज आप संपूर्ण रूप से चरितार्थ कर मानव होने का गौरव प्राप्त कर रहे हैं। परमात्मा जब मानव को जन्म देता है तो सबके साथ एक मैनिफेस्टो देता है कि आपको प्रत्येक मानव को फला फला अमुक अमुक काम करना है। उसके ज़रिए वह फला फला काम करके अपने को धन्य कर सकता है और ईश्वर की अभीष्टता को प्राप्त कर सकता है। आज हमारे बीच डॉक्टर KS तिवारी जी, पूरा नाम कृपा सिंधु तिवारी जी, उपस्थित हैं, जो परोपकार की सेवा में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। अब हम आदरणीय सम्मानीय डॉक्टर कृपा सिंधु तिवारी जी से आग्रह करेंगे कि अपने बारे में सविस्तार बताने की कृपा करें। धन्यवाद श्री शिव कुमार तिवारी जी, संरक्षक जयश्री फाउंडेशन। मैं मूलतः सुल्तानपुर में कादीपुर ब्लॉक आता है। कादीपुर ब्लॉक में पाणे बाबा जंगलिया पड़ता है। मैं मूलतः जंगलिया का निवासी हूँ और करौंदिया में मेरा आवास है। हम 3 भाई हैं, मैं सबसे बड़ा हूँ। मैं बाई प्रोफेशन डॉक्टर हूँ। मझला भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो इस समय लंदन में कार्यरत है। सबसे छोटे भाई हमारे, उनका अपना एक कॉलेज है जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, सुल्तानपुर में GD गोयनका पब्लिक स्कूल। उस कॉलेज को उन्होंने इस्टेब्लिश किया है। मेरी शिक्षा दीक्षा प्रारंभिक फैज़ाबाद में हुई। हाई स्कूल मैंने GIC फैज़ाबाद से पास आउट किया। इंटरमीडिएट भी मेरा GIC फैज़ाबाद से हुआ। उसके बाद ग्रेजुएशन करने में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मेरा ग्रेजुएशन हुआ। इसी दौरान मेडिकल की तैयारी में लगा रहा। मुझे चांस मिला कलकत्ता यूनिवर्सिटी से BHMS करने का। कलकत्ता यूनिवर्सिटी से मैंने BHMS की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद वहाँ पे फूल बागान मोटर मार्केट है, वहाँ मैंने निःशुल्क सेवा दी 3 वर्ष। तत्पश्चात मेरे पिताजी लेखा अधिकारी बिजली विद्युत विभाग थे। 2005 में उनका निधन हो गया। फिर बड़े होने के नाते मुझे वापस सुल्तानपुर आना पड़ा। फिर सुल्तानपुर में नए ढंग से मैंने प्रैक्टिस शुरू की। प्रैक्टिस के दरमियान पंजाबी कॉलोनी गुरुद्वारा में मैंने 10 वर्ष निःशुल्क सेवा दी है। गुरुद्वारा के बाद इन बिटवीन मेरी अपनी प्रैक्टिस भी प्राइवेट चलती रही। 2013 में मेरा सिलेक्शन हो गया आयुष मेडिकल ऑफिसर। फिर मैं हसनपुर में निःशुल्क सेवा दिया। इस समय भी लगातार हसनपुर में मेरी निःशुल्क सेवा चल रही है। लगभग 21 वर्ष हो गया मुझे सेवा देते हुए। निःशुल्क सेवा के साथ साथ भौतिक संसार में अपने भी जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक होता है तो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी करता हूँ। और अपने हिंदू मैथोलॉजी में कहते हैं कि दशांश दान करना चाहिए, तो मेरी ये कोशिश रहती कि वो दशांश मैं दान करूँ और पीड़ित मानवता की सेवा कर सकूँ। नहीं, चलिए, बहुत बड़ी बात कही आपने। और अब हम चाहते हैं कि जैसे आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया तो बीच में आपने कुछ बातें कहीं, हम उन्हीं से अपने संवाद को आगे बढ़ाना चाहेंगे। आपने कहा यहाँ से आपने इंटर किया, उसके बाद आप गए कलकत्ता में, वहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया। तो जैसे कि हाल फिलहाल में अब देखा जा रहा है, बच्चे 12th के बाद सीधा मेडिकल फील्ड में जाना पसंद करते हैं। तो आपने क्यों ऐसा किया कि आपने 12th करने के बाद पहले ग्रेजुएशन करने का निर्णय लिया? तैयारी वहाँ पे कर रहे थे, लेकिन मेरे पिताजी की इच्छा थी कि मैं साथ में ग्रेजुएशन भी करता चलूँ। तो पिताजी की इच्छा के कारण से मुझे वो भी करना, तो तैयारी भी चल रही थी, ग्रेजुएशन भी चलता रहा। मेरे पिताजी ने कहा कि जिसने यूनिवर्सिटी लाइफ नहीं देखा उसका जीवन अधूरा है। जी।
जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। उसके बाद जब आप ग्रेजुएशन किए, फिर आप बीएचएमएस के लिए जैसे अभी आपका सिलेक्शन हुआ सीट, तो आपको क्या लगता है जैसे आज रहता है तो बच्चों के पास आज देखा जाए तो पेशेंस की बहुत कमी होती है। उनको ऐसा लगता है जैसे हम एक बार कहीं से जैसे 12th कर लिए, उसके बाद हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो बच्चों का जो माइंड होता है वो डाइवर्ट हो जाता है। तो आप उन बच्चों को क्या सजेशन देना चाहेंगे जो बच्चे 12th के बाद, अभी चूँकि 2 साल कोविड का पीरियड आया तो काफ़ी बच्चे डाइवर्ट हो गए अपने मार्ग से, तो उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी एक लक्ष्य बनाएं और धैर्य से उस लक्ष्य के प्रति अपने को समर्पित रखें। और जब तक डिवोशन नहीं है तब तक कुछ भी नहीं प्राप्त हो सकता है। बिना डिवोशन के अगर कोई सोचे कि मुझे कुछ मिल जाएगा तो ये बेईमानी होगा। और धैर्य से अगर आप लगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलनी ही है, कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, दूसरी चीज़ हम आपसे समझना चाहेंगे, देखिए आजकल देखिए हमारे स्टूडेंट लोगों के माइंड में जो चीज़ें चलती रहती हैं, उनको ऐसा लगता है उन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया, बाय डिफ़ॉल्ट उनका एमबीबीएस सीट के लिए सिलेक्शन नहीं हो पाया। 1 वर्ष उन्होंने प्रयास किया, दूसरे वर्ष प्रयास किया, उसके बाद उनको कभी कभी ऐसा देखा जाता है बीएमएस कॉलेज या फिर बीडीएस के लिए, बीएचएमएस के लिए उनको जब कॉलेज मिल जाता है तो उनके मन में एक रिग्रेट टाइप की भावना रहती है कि मुझे ये तो मिल गया लेकिन ये नहीं मिला। तो आप उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि यदि अगर वो चाहें तो इस फील्ड में भी निरंतर वर्क करते हुए अपने आप को वहाँ पर पा सकते हैं जहाँ पर अच्छे एमबीबीएस भी नहीं पहुँच पाते, वहाँ पर अगर ये लोग निरंतर वर्क करते रहें तो हो सकता है वो उनसे आगे भी जा सकते हैं। तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उज्जवल जी, प्रकृति जिससे जो लेना चाहती है काम वो लेके रहती है। कभी भी ये इस तरह का मन में हीन भावना नहीं लाना चाहिए। सपोज़ कोई एमबीबीएस नहीं निकाल पाया, बीडीएस निकाला, बीएएमएस निकाला, बीएचएमएस निकाला, बीयूएमएस निकाला, तो उसको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इसको स्वीकार करना चाहिए कि नहीं, प्रकृति मुझसे शायद यही काम लेना चाहती है, मुझे इस क्षेत्र में डालना चाहती है। तो ईमानदारी से, निष्ठा से, लगन से अपने कार्य को अगर आप करते रहेंगे तो सफलता मिलेगी। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं कि एक पुरानी कहावत है कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो एक लक्ष्य के साथ आप लगे रहिए, जहाँ है जिस फील्ड में है उसमें ही कामयाब होइए और निश्चित रूप से कामयाबी मिलती है। जी नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। अब हम आएंगे आपके कैरियर के दौरान जो भी आपने चैलेंजेस फेस किए। अब आप मान लीजिए चिकित्सक के रूप में कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि चुनौतियां ख़त्म हो गई। आज भी दिन प्रतिदिन की लाइफ में आपको अलग अलग चुनौतियों का सामना करना होता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आने वाले भविष्य में उनको जो चुनौतियां आने वाली हैं उनका वो लोग किस तरीके से सामना करें? उज्जवल जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। मैं बता दूं, जब मैं 2005 में यहाँ प्रैक्टिस करने आया, यहाँ पे लोग हमें जानते नहीं थे और कहा जाता है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो मुझे भी अपने को प्रूफ करना था, मुझे भी अपने को इस्टेब्लिश करना था। मैं प्रैक्टिस करता था, सुबह 10 से 2 क्लिनिक करता था। 2 बजे के बाद मैं कोई एक इंटीरियर जगह पे जाके 2 से 5 के बीच वहाँ पे प्रैक्टिस करता था। तो इस तरह से मैं हनुमानगंज बैठा हूँ, प्रैक्टिस किया हूँ, कामतागंज बैठा हूँ, इस्लामगंज बैठा हूँ, लाहौर पश्चिम बैठा हूँ, लाहौर दक्षिण बैठा हूँ, कुड़वार बैठा हूँ, गुरुद्वारा मैंने जैसा कि बताया कि 10 वर्ष मैंने वहाँ पे निःशुल्क सेवा दी है, फूल बगान मोटर मार्केट में मैंने सेवा दी है। तो ये सब रहा। तो ये सब चैलेंजेस मेरे साथ भी रहे कि शुरू में मरीज़ कम थे और आज तो आप लोग साक्षी हैं, 11 साढ़े 11 बजे रात में मैं फुर्सत पाता हूँ। हाँ नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। अब हम चाहते हैं हमारे जयश्री फाउंडेशन के संरक्षक श्री शिव कुमार तिवारी जी भी यहाँ पर हैं। आप अपने कुछ क्वेश्चन जो हमारे डॉक्टर साहब से करना चाहें। सर, आप तो डॉक्टर हैं, डॉक्टर का पेशा होता है मानव सेवा, दवा के साथ साथ मानव सेवा। मुझे याद है मेरी आपसे कोई जान पहचान नहीं थी, लेकिन मैं आपको भली भांति जानता था, पहचानता था। और हमें याद है 2017 में जयश्री फाउंडेशन का छरौली या बांसी में स्वास्थ्य शिविर लगने का योजना हमने बनाई थी फाउंडेशन द्वारा, और उसी उद्देश्य से मैं आपसे मिलने आया और मेरा लड़का आपसे मिलने आया और आपने सहर्ष स्वीकृति दी
आप अभी तक जैसे कि देखा जाता है तमाम जो मेडिकल स्टूडेंट होते हैं उनको ऐसा लगता है कि जब हम BHMS कर लेंगे, BMS कर लेंगे, उसके बाद हमारा जो बजट होगा वो सालाना कितना होगा। उसके साथ साथ आपने उस बजट में कुछ ऐसी चीज़ें भी शामिल की जो मानवता के लिए हितकारी है। तो सर का प्रश्न यही है कि आखिर अगर आप विद इन शॉर्ट ये बताना चाहें कि आपको ये मोटिवेशन, ये प्रेरणा कहाँ से मिली? निश्चित रूप से इसकी प्रेरणा मुझे मेरे माता पिता से ही मिली। माता पिताजी भी हमारे इसी तरह से बहुत परोपकार अपने जीवन में किए हैं और वो तीनों चीज़ परोपकार, इन तीनों भाइयों में हम लोगों में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। हम तीनों भाइयों में जितना बन पड़ता है अपनी तरफ से करते हैं। पिताजी हमारे समझाया करते थे कि बेटा आय का दशांश खर्च करना चाहिए सामाजिक कार्य में, और हम लोग की कोशिश रहती है तीनों भाइयों की कि हम आय का दशांश अपना खर्च करते हैं। सर, आप डॉक्टर होने के नाते मानव सेवा कर रहे हैं, लेकिन कुछ आर्थिक अपेक्षाएं भी होती हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे जो हो। तो आप इस परोपकार करते करते इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आपकी जो भौतिकवादी लालसा है या कामना है वो कैसे पूरा होगी, कैसे करेंगे? मैं सरकारी सेवारत हूँ, तो मेरी भौतिक संसाधनों की प्राप्ति वहाँ से हो जाती है। इसके अलावा हमारी प्राइवेट प्रैक्टिस है, इन दोनों से हमारा काम चल जाता है। और मेरा मानना है कि मनी इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग बट मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। पैसा महत्वपूर्ण है लेकिन सब कुछ पैसा नहीं जी। व्यक्ति को इसको ध्यान में रखना चाहिए और निरंतर कुछ ना कुछ परोपकार परहित करते रहना चाहिए। तुलसी बाबा ने लिखा है कि परहित बस दिन जिनके मन माही तिनका जग दुर्लभ कछु नाही। आप कठोपनिषद में जाते हैं तो वहाँ आपको देखने को मिलता है कि जीवनम सफलम तस्य यह परार्थो यथा सदा, अर्थात जीवन उसका सफल है जो परोपकार में रत है। और एक अगर फिल्म की एक लाइन देख लिया जाए तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का औरों के काम आना। बस वहीं से मुझे मोटिवेशन मिला, वहीं से सब कुछ होता रहा। तो काफ़ी बेहतर लग रहा है कि सब लोग एक ही भाव में आज बातें कर रहे हैं। एक प्रश्न शायद उज्ज्वल जी के मन में ये है, हमारे मन में भी है कि जैसे आप समाज के प्रति चिंतित रहते हैं, जो युवा हैं, यूथ हैं, छात्र हैं, उनके चिंतित रहते हैं, तो आपके मन में कुछ ऐसे छात्र छात्राओं के लिए है जो होम्योपैथिक चिकित्सा क्षेत्र में जाना चाहें, तो उनको प्रेरणा या काउंसलिंग करने के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहेंगे कि जो यूथ आए? और आप लोग को शायद जानकारी ना हो, मेरे पास अभी भी रेगुलर हफ्ते में 1-2 दिन बच्चे पढ़ने आते हैं जो कि BHMS कर रहे हैं, होम्योपैथिक फार्मेसी का कोर्स कर रहे हैं। उनको किसी न किसी के माध्यम से मालूम होता है कि नहीं डॉक्टर साहब जो है फ्री क्लास लेते हैं, और मैं उन लोग को हफ्ते में 2 दिन, तो वीकली तो मिनिमम मेरा होता ही है। मैं कोशिश करता हूँ कि हफ्ते में 2 दिन भी क्लास दे दूँ। इधर लॉकडाउन में तो और ज़्यादा भी मैंने जो है उनको वीडियो क्लासेस दी हैं ऑनलाइन, और सिखाता रहता हूँ, कोशिश करता रहता हूँ। अच्छा, जैसे आपने बताया आप सिखाते रहते हैं, तो आपको नहीं लगता कि जैसे हमारे और भी जितने डॉक्टर्स लोग हैं उनको भी इस क्षेत्र में अपनी भागीदारी देनी चाहिए? निश्चित रूप से देनी चाहिए। मैंने महसूस किया है बहुत सी चीज़ें होम्योपैथी में मुझे सीखने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा, बहुत गुरुजन के पास जाना पड़ा। कहीं कुछ मिलता था, कुछ लोग बताते थे, कुछ लोग नहीं बताते थे। तो इस तरह से मैं बहुत जगह गया हूँ, बहुत जगह सीखा हूँ और आज भी सीखने का प्रयास करता रहता हूँ। मेरा मानना है कि सीखने की कोई उम्र नहीं है, सारा जीवन सीखिए तब भी कम है। मेरे पिताजी समझाया करते थे कि कबीर दास बनो। ज्ञान अगर जाके कहीं किसी ऐसे व्यक्ति के पास भी मिल रहा है कि जिसके पास आपको जाने में संकोच लग रहा है, तो मत संकोच कीजिए, आप जाइए, उससे सीख के आइए। सीखने की कोई सीमा नहीं, और मैं प्रयास करता हूँ, सीखता रहता हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है सिखाना। बहुत से मेडिकल स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास पढ़ने सीखने के लिए। मुझे बहुत अंतर से स्वांता सुखाय जिसे कहा जाता है, वो अनुभूति मुझे स्वांता सुखाय की होती है। बिल्कुल सही कहा। अब सर, अंतिम प्रश्न के पहले का एक प्रश्न हम आपसे करना चाहेंगे। होम्योपैथिक चिकित्सीय पद्धति द्वारा आप ऐसी कोई टिप्स या एडवाइजरी देंगे जिससे कोई बीमार ना हो और उसको दवा की भी ज़रूरत ना पड़े?
जैसे यदि हम समझाना चाहें क्वेश्चन सर का, तो ये है कि जैसे जाहिर सी बात है कि जो भी डॉक्टर्स लोग अपना चिकित्सालय खोले हुए हैं, अधिकतर हम लोगों को भी इंतज़ार रहता है कि पेशेंट हमारे यहाँ तक आएँ। तो क्या कुछ ऐसी चीज़ें विकसित की जाएं जिससे लोग यहाँ तक आए ही ना, या फिर आए भी तो उनको उस तरीके से बोझिल ना महसूस हो? हम हर चिकित्सक की ये भावना रहती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अर्थात सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, किसी को किसी तरह का कष्ट ना हो, और जिसके जो प्रारब्ध में है वो उसको मिलेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए कभी कोई नहीं चाहेगा कि हमारे यहाँ कोई बीमार हो, मनाएगा कि वो बीमार हो तभी वो मेरे पास आए। ऐसा नहीं है, सब अपना प्रारब्ध लेके आए हैं और अपने प्रारब्ध का पा रहे हैं। और कुछ धर्म कुछ अर्थ, चिकित्सा कभी भी निष्फल नहीं जाती है। तो बहुत सी मानव सेवा भी करने का मौका मिलता है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप अपनी दिनचर्या को संतुलित बनाए हुए हैं, आहार विहार आपका ठीक है, योग व्यायाम कर रहे हैं, जितनी उम्र है उतना मिनट पैदल चल रहे हैं, तो आप जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। अब सर मेरे जहन में एक प्रश्न चल रहा है, जिससे आप हमें संतुष्ट करना चाहेंगे। आप जयश्री फाउंडेशन से जुड़कर जो परहित का काम कर रहे हैं, उसको आप किस रूप में लेते हैं? जयश्री फाउंडेशन को विगत कई वर्षों से मैं जानता हूं और मैंने बहुत नज़दीक से जाना है। ये फाउंडेशन एक अपने में अनूठा फाउंडेशन है जो कि सबके सहयोग से चल रहा है, और उसमें विशेषकर मोहित मैंग तिवारी जी का और आपका सहयोग जो है बहुत ही ज़्यादा है। और मैं देखता हूं तो कभी कभी हतप्रभ रह जाता हूं कि अपना नुकसान करके अपना समय दान देते हैं आप, और इतना इस संस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि ये खूब बढ़े, खूब फले फूले ये फाउंडेशन, और मुझसे जितना जब भी ज़रूरत पड़े सहयोग के लिए मैं पहले भी देते आया हूँ, आप लोगों से पूछता भी रहता हूँ और हमेशा तैयार हूँ। कभी भी कुछ हमारे लायक लगता है तो आप बताइएगा। और समाज से भी मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि जयश्री फाउंडेशन एक अच्छा कार्य कर रहा है, उसमें आप लोग भी अपनी सहभागिता दीजिए, अपना योगदान दीजिए। हम बदलेंगे जग बदलेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। अब मेरा एक प्रश्न उज्ज्वल जी के मन में कुछ चल रहा है, तो हम सर ये पूछना चाहते हैं कि होम्योपैथिक चिकित्सा और एलोपैथिक चिकित्सा में क्या डिफरेंसेस हैं? हाँ, देखिए जैसे सर का जो क्वेश्चन है, जैसे एलोपैथिक है और होम्योपैथिक है, उसका जो मेन डिफरेंस है वो जाहिर सी बात है जो मेडिकल दृष्टिकोण से है वो मे बी समथिंग डिफरेंस, बट लोगों के जो जहन में है वो कुछ दूसरा है। तो आप उसको अगर थोड़ा क्लियर करना चाहें। होम्योपैथी लक्षण के आधार पर चिकित्सा है। हमारे यहाँ लक्षण पे दवाएं बदल जाती हैं। किसी को प्यास लग रही है तो उसको अलग दवा दी जाएगी, किसी को प्यास नहीं लग रही है तो उसको अलग दवा दी जाएगी। कोई दाहिने करवट से होता है तो उसकी अलग दवा है, कोई पेट के बल से होता है तो उसकी अलग दवा है, कोई पीठ के बल से होता है तो उसकी अलग दवा है, कोई बाएं करवट से होता है कि अलग दवा है। तो इस तरह से उनके यहाँ है कि एलोपैथी में क्या है कि एक सेट दवा है कि यहाँ यही दिया जाएगा। हमारे यहाँ लक्षण पे दवाएँ बदलती हैं और हमारी दवाएँ जो है बीमारी को जड़ से ख़त्म करती हैं। एलोपैथी के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, हमारे यहाँ साइड इफ़ेक्ट नहीं है। वहाँ पे पता लगा पेन किलर आप खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हो जाके किडनी को डैमेज कर रहा है, लीवर को डैमेज कर रहा है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं, हमारे यहाँ जड़ से ठीक करता है। और हमारी अपनी अप्रोच ये है कि वी ट्रीट द पर्सन एज ए होल, नॉट द डिजीज़। अर्थात हम सर से लेके पाँव तक पेशेंट को एज ए होल ट्रीट करते हैं, ना कि हम पर्टिकुलर जो डिजीज़ को ठीक करते हैं। हमारा मानना है कि डिजीज़ तो बाद में आई, पहले विकार उसके ब्रेन में आया, उसके अंतर मन में आया, उसके बाद वो डिजीज़ का रूप लिया। तो इस तरह से हमारा दृष्टिकोण होम्योपैथी का अलग है। ये लक्षण के आधार की पैथी है, धैर्य की पैथी है। कुछ आप लोग चाहेंगे तो मैं आप लोग को वीडियोज़ और फोटोग्राफ से भी दिखा सकता हूँ कि बिफोर ट्रीटमेंट आफ्टर ट्रीटमेंट मैंने बहुत से केसेस ठीक किए हैं, जिसको देख के लगेगा कि क्या ये सब भी होम्योपैथी से संभव है। मेरे पास बहुत से प्रमाण हैं, आप लोग जब चाहेंगे तो हम आपको दे सकते हैं। तो सर मेरा अंतिम क्वेश्चन
जो आपसे रहने वाला है वो पूर्ण रूप से मेरे स्वार्थ से ही संबंधित आप समझिए, चाहे उसमें मेरा स्वार्थ हो, मेरे परिवार का स्वार्थ हो, मेरे गांव वालों का स्वार्थ हो, हमारे समाज के लोगों का स्वार्थ हो। हम चाहते हैं कि आप यदि यहाँ से और थोड़ा स्थानीय एरिया, जैसे व्यक्तिगत रूप से अगर हम आपसे चर्चा करें तो हमारा जो अपना एरिया है वलीपुर, वहाँ पर वर्तमान समय में 3 से 4 किलोमीटर में कोई भी होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं है। तो मैं चाहूँगा यदि आप या फिर आप अपने किसी सहयोगी को वहाँ पर भेजें, और यदि महीने में 15 दिन में जब भी आपको मिले टाइम, तब आप एक दिन ही चाहे वहाँ पर बैठें, जिससे हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो होम्योपैथिक दवाइयाँ जो हैं वो उनको लेने में भी सुविधा हो, और आपके द्वारा हमारे सभी श्रोताओं के लिए, जितने भी लोग वहाँ से हमें जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये एक उपहार स्वरूप हो। निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, और शायद कोई क्षेत्र आपके कुड़वार तक मैं सेवा अपनी दे चुका हूँ। आपकी इच्छा है होम्योपैथी के प्रचार प्रसार के लिए मुझे जितना भी करना पड़े, जहाँ भी चाहेंगे आप, तो मैं हमेशा समय समय पे आपको समयदान देता रहूँगा। और आपने कह दिया है तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको समय दूंगा, चाहे हफ्ते में 1 दिन, 15 दिन में, सब मिला जुला के आपको और आपके क्षेत्रवासियों को, जो आपके उस क्षेत्र में हैं, उनको हमारी हमें सेवा मिलेगी। जी धन्यवाद इसके लिए आपको। अब अंकल जी, अगर अंतिम क्वेश्चन आप अपना जो करना चाहें। तो जो हमने कोविड-19 में देखा प्रथम लहर में, जो डॉक्टर्स, पैरामेडिकल फोर्सेस, डॉक्टर्स, नर्सेज या स्टाफ, जो वो लगातार 24 घंटे सेवारत थे कोविड-19 के मरीजों के लिए, उनके ऊपर सेवा भाव के समय जो उनके ऊपर हमले हुए लोगों द्वारा, मरीजों द्वारा या मरीजों के परिवार के सदस्यों द्वारा, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बड़ा दुखदाई प्रकरण है कि जो सेवा करें उन पर हमले हों, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया। मैं सरकारी सेवारत हूँ। अभी कोरोना काल में लास्ट ईयर और मार्च से शुरू हुई थी सेवा, और इस वर्ष भी ये प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिली। बहुत जगह पेपर में देखने को मिला कि डॉक्टर्स के ऊपर हमला किया गया, पैरामेडिकल स्टाफ के ऊपर हमला किया है। यह सर्वथा निंदनीय है, और कुछ लोगों ने झूठ का भी सहारा लिया। मैं नोडल ऑफिसर, एज ए नोडल ऑफिसर रैपिड रिस्पांस टीम, जिसे RRT बोलते हैं, उसके थ्रू कोरोना पॉजिटिव पेशेंट से जाके मिलता था, उनकी हिस्ट्री लेता था, उनसे पूछता था कि ये कहाँ से आपको संक्रमण हुआ, कैसे हुआ। बहुत कुछ क्लू हम लोग इकट्ठा करते थे कि कहाँ, उनको दवा निःशुल्क देते थे, गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग को सप्लाई मिलती थी, और हम लोग जाके देते थे, देखते थे, उनका कुशल क्षेम पूछते थे, टच में रहते थे, उनका SpO2 लेवल, उनका फीवर, टेम्परेचर बराबर पूछते थे। उसके बाद भी कुछ लोग इस तरह के शरारती तत्व हैं, जो ऐसे 5% लोग हैं दुनिया में, 5% ने ही 95% को परेशान कर रखा है। चाहे जहाँ भी आप देख लीजिए, जिस क्षेत्र में भी देख लीजिए, जो परेशानी आपको देखने को मिलती है, ये 5% ऐसे लोग हैं जो कुत्सित विचारधारा के हैं, मानसिक विकलांगता की तरफ वो चले जाते हैं। वो इस तरह से घृणित और निंदनीय कार्य करते हैं। हम लोग को भी बहुत 2-4 होना पड़ता था इस तरह के प्रॉब्लम, क्योंकि हम देख के आते थे, दवा दे के आते थे, उसके बाद फिर कॉल जाती थी कि नहीं मुझे कोई डॉक्टर देखने नहीं आया। इस तरह से झूठ बोलते थे, तो हम लोग को प्रूफ जाके दिखाना पड़ता था, भेजना पड़ता था अधिकारियों को। और फिर मन में बहुत पीड़ा होती थी कि हम सुबह से लेकर शाम तक आपके लिए कर रहे हैं। कई बार तो माननीय शिव कुमार जी हमसे मिले हैं रास्ते में, रात में, अरे डॉक्टर साहब 11 बजे रात में अभी आप देख के आ रहे हैं RRT के केसेस। हम कहे हाँ क्या करें, करना पड़ेगा। 70-70, 80-80 पेशेंट, 90-90 पेशेंट। मार्च के महीने में याद होगा आपकी, जब उधर से आप होली मिलन समारोह से लौट के आ रहे थे, तो हमारी आपकी मुलाकात हुई थी कुड़वा नाके के पास। तब की बात आप सुन के हद पर कि आप 11 बजे रात में आप आ रहे हो। उनके क्या करें, करना पड़ता है। लेकिन उसमें अगर कोई इस तरह से प्रोत्साहन देने के बजाय ये कहे कि जो है डॉक्टर साहब नहीं आए, या डॉक्टर साहब के ऊपर जो है इस तरह से जो है एलिगेशन लगाना कि नहीं
ये मुझे दवा नहीं दिए, तो बहुत पीड़ा होती थी। तब मुझे हम लोग को प्रूफ रखना पड़ता था, वीडियो लेना पड़ता था, सेल्फी लेना पड़ता था। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। लोग अपना फ्रस्ट्रेशन कहीं का आके इस पे निकालते हैं, जो कि सर्वथा निंदनीय है, सर्वथा अनुचित है। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ टिक करना भूल गया। अस्पतालों में तोड़ फोड़ की गई, आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया अस्पतालों को, जिसके लिए हम धरना प्रदर्शन करते हैं कि यहाँ फला चीज़ नहीं है, अस्पताल में ये चीज़ मुहैया नहीं है, वो चीज़ नहीं है। और जब वो चीज़ें हुई तो उसी चीज़ों को तोड़ फोड़ करके नेस्तनाबूद कर दिया गया है। ये कहाँ तक उचित है? लोग भूल जाते हैं कि हम विकसित नहीं विकासशील देश हैं। बहुत से चैलेंजेस हम लोग के साथ भी रहते हैं, सब सुविधाएं ही नहीं रहती, कुछ सुविधाओं का अभाव रहता है। लोगों को उसको सहज स्वीकार करना चाहिए, अपनी क्या सहभागिता होनी चाहिए वो देना चाहिए। ये नहीं एक्सपेक्टेशन करना चाहिए कि सब कुछ हॉस्पिटल ही कर देगा, डॉक्टर ही कर देगा, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ों को जो हमारे यहाँ अगर कभी किसी चीज़ में कहीं कमी है, रह जाती है, बहुत सी कमियां हैं, तो उसको स्वीकार करना चाहिए, उसको दूर करने के लिए प्रयास करना चाहिए। आप बोलिए, मैं इस बात को ऊपर पहुंचाऊंगा। और ख़ुद हमारी क्या सहभागिता हो सकती है, इस पर भी हम लोग को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। और ये नहीं भूलना चाहिए कि ये विकसित नहीं विकासशील देश है, और हमारे आपके प्रयास से ही ये विकसित होगा। अगर हम तोड़ फोड़ कर रहे हैं तो हम अपने देश का ही नुकसान कर रहे हैं। उस तोड़ फोड़ से अगर कोई चीज़ हासिल हो रही तो आप तोड़ फोड़ कीजिए ना। क्या आपको हासिल हुआ? आपने तो नुकसान किया, देश को और पीछे करने की कोशिश की। ये सर्वथा निंदनीय है, सर्वथा अनुचित है। लोगों से बस यही मैसेज रहेगा कि आप जब तक ये नहीं समझेंगे कि ये देश आपका है और आप इस देश के हैं, आप ही इस देश के कर्णधार हैं, और जब तक पूरा भारत ये प्रयास नहीं करेगा तब तक हम लोग विकसित देश की कैटेगरी में अपने आप को स्थापित नहीं कर सकते। आज भी हमारे यहाँ, जैसा कि कोविड के दौरान ही देखा गया, ऐसे ही आप लोग देख रहे हैं हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी अन्य देशों के मुकाबले उतना मजबूत नहीं है। तो लोगों को सोचना चाहिए कि आखिर कोई व्यक्ति आला लेकर और 2-3 मशीन लेकर आपका क्या नुकसान करेगा। वो केवल आपके हित के लिए निरंतर सेवा में जुटे हुए हैं, और आप लोगों को भी उनका सम्मान करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय शिव कुमार जी और उज्ज्वल जी। बहुत अच्छा लगा आज आप लोगों से बात करके, और मुझे भी मौका लगा, और जब भी आप लोग को ज़रूरत होगी हमारी, तो मैं हमेशा जो है आपके लिए अपना समय देने को तैयार हूँ। इस मानव देह से जितना कुछ हो जाए जी बहुत है। और मैं आप लोगों से भी बताना चाहूँगा अंत में कि ये वीडियो जो हम लोगों का शूट हो रहा है, ये रात के 12 बजे का समय है। ये इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम लोगों के अंदर कितनी क्यूरियोसिटी रहती है कि अधिक से अधिक लोगों तक, अधिक से अधिक अच्छे लोगों तक अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाएं। तो अंत में बस यही कहना चाहूँगा, कीप वॉचिंग आवर वीडियो विथ ए स्वीट स्माइल, क्योंकि स्माइल आपके जीवन में बहुत मायने रखती है। हम लोगों का समय था 7 बजे और बज गए 12, लेकिन यही स्माइल ही है जो हम लोगों को एक दूसरे से जोड़ी रखती है। थैंक यू सो मच।